अलैकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट ने दूसरी समाअत की और आज की समाअत में पूरी समाअत एक ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के गिर्द घूमती रही जो कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, किस मौके पर जजेस बिल्कुल नेक टू नेक आके आपस में बहस करने लगे, एक दूसरे को जवाब देने लगे और फिर फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं वो कब कब मुश्किल में पड़ गए, कैसे वो अपने दलाइल देते रहे, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। आगाज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की समाअत में, क्योंकि आपको पता है अभी केस के फैक्ट्स फॉर्मुलेट हो रहे थे, सवालात हो रहे थे किस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो उसमें पहला ये सवाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतालिक वकील फैसल सिद्दीकी ने कल ही वाज़े कर दिया था, आज भी उन्होंने कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना ही उन्होंने अपनी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फहरिस्त जमा कराई थी। जब उन्होंने ये फैक्ट बता लिया तो उसके बाद ये सवाल उठा, सबसे पहले चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने सवाल किया कि पार्लिमानी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है या एक पार्टी है, ये अल्फाज में फ़र्क क्या है। तो उनको बताया गया कि आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क बताया गया है। आर्टिकल 63A बात करता है कि पार्लिमानी पार्टी वो पार्टी होती है जो नशिस्तें जीत कर जब पार्लियामेंट में आती है तो उसका एक पार्लियामेंट्री हेड मुंतखब होता है। और फिर आपको पता है वो आर्टिकल 63A वाली बहुत बहस चली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके तहत ये है कि आपको पार्टी के डिसीजंस के साथ, पार्लियामेंट्री पार्टी के डिसीजंस के साथ चलना होता है, अदरवाइज आपको डिफेक्टर्स कहा जाएगा। तो वो बताया गया। पार्लियामेंट्री पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी की जब डेफिनेशन वाजे हो गई तो चीफ जस्टिस कादी फरीसा का ये सवाल था और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस सवाल को एक सम अप कर दिया चंद अल्फाज में। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा केस जो रिजर्व सीट्स का देख रहे हैं उसमें हमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलना है, पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन के साथ रहना है, ना कि अभी हम पार्लियामेंट्री पार्टी की बहस में आए हैं। क्योंकि कोई जमात पार्लियामेंट्री पार्टी मुकम्मल तब बनेगी जब उसकी रिजर्व सीट्स हो जाएंगी, तमाम तर तनाज़ात हल हो जाएंगे, फिर उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी की पोजीशन को देखेंगे। तो मौजूदा केस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से मुतालिक है। खैर, उसके बाद आज की समाअत में सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के किरदार और बल्ले के इंतखाबी निशान का जिक्र किया। आज की समाअत में कोई 7 से 8 मरतबा बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक जजमेंट डिस्कस हुई। उसमें चीफ जस्टिस कादी फरीसा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो कि फैसला लिखने वालों में से हैं वो उस पर मुख्तलिफ तौजीहात भी देते हमें नजर आए। और आखिर में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उस बहस को वहाँ जाकर समेटा कि अगर हम बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस को यहाँ डिस्कस कर लेंगे तो उसकी नज़रसानी दरख्वास्त में क्या करेंगे, अभी वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। और शुक्र है कि वो जजेस को याद आ गया। खैर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह हवाला दिया कि पॉलिटिकल पार्टी तब बनेगी जब पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टी को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मान रही है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एफिलिएशन है, यानी अगर पीटीआई के तमाम तर कैंडिडेट्स थे तो उनको अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन शो करनी थी, ना कि उनको अपने सिंबल के साथ करनी थी। यानी वो इनडायरेक्टली हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले का। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था कि उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इलेक्शंस में लड़ने की इजाज़त दी जाती। तो उन्होंने यहाँ इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवाल उठाते हुए ये कहा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी जमात को महज उसका इंतखाबी निशान ना होने की बुनियाद पर उसकी हैसियत से इलेक्शन में जाने से महरूम कर दिया। तो खैर, यहाँ पर तनाज़ा खड़ा हुआ बैट सिंबल वाले का। और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने यह कहा कि जो लोग आपकी पार्टी में हैं, यानी जो SIC अब ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये केस चैलेंज कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आज ये लोग SIC ज्वाइन कर गए हैं तो कल कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स थे, इन्होंने, चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने यह कहा कि मेरी दानिश में इन्होंने एक पार्टी यानी PTI छोड़कर SIC ज्वाइन की है। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया कि क्या इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। तो उस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं लगती, मैं बताऊंगा क्यों। खैर, जस्टिस आयशा मलिक ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ना लिया होता, वो ना छिना होता PTI से, तो वो इस सिचुएशन में नहीं होते, वो आज़ाद हैसियत में नहीं होते। खैर, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा से जस्टिस आयशा मलिक की बात रिपीट करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो ना गई होती, उनको ये ना हुआ होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनका इंतखाबी निशान नहीं है, तो उन्होंने उनके कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ने की इजाज़त भी ना दी होती। खैर, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, PTI तो नहीं है उनके सामने।
यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने कहा कि अगर एक सियासी जमात को उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उसके लिए उन्होंने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया। उनको फैसल सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने किया था इलेक्शन कमीशन से रुजू। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई वाले सिंबल के बगैर आज़ाद तस्वुर होंगे, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना चाहिए था, उनको यहाँ पर ये केस फाइल करना चाहिए था। और अब मांगते पीटीआई वाले कि उनको बैट का सिंबल ही चाहिए, और क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आ गई तो उस पर चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने कहा कि जजमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि ये जो तमाम पीटीआई के लोग हैं ये आज़ाद तस्वुर होंगे। अब आज की समात पूरी, जो मैं कह रही हूँ कि वो बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले के गिर्द घूमती रही, तो वो ऐसे घूमती रही कि चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये मानने को तैयार नहीं है कि बल्ले के इंतखाबी निशान वाले केस से असर ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड मिला। उन्होंने पीटीआई की पार्टी हैसियत भी छीनी और उसके बाद ये करार दिया कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और उनके तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद तस्वुर होंगे। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि उनकी जजमेंट में ये कहाँ लिखा था कि पीटीआई के तमाम लोग आज़ाद तस्वुर होंगे। खैर, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने स्ट्रेट अवे दूसरी मरतबा 13 जनवरी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वो ऑर्डर की डेट क्या है, 13 जनवरी है, खुद ही कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई का हर कैंडिडेट, जैसे कि चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कह रहे थे कि उनके हर कैंडिडेट को चाहिए था कि वो बल्ले के निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में या अदालतों से रुजू करते, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनके जवाब में कहा कि अगर हर कैंडिडेट ये अप्लाई करने लग जाता कि मुझे बल्ले का इंतखाबी निशान दो, तो उसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कहता कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक गलती के बाद दूसरी गलती करते गए, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ एरर्स है इलेक्शन कमीशन का, जिसको फॉलो किया और पीटीआई के साथ ये पूरी सूरत हाल हुई या इस वक्त ये पूरी सूरत हाल क्रिएटेड है। तो उस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ये कह रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं रिलीफ दिया था पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को तो उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि क्या हम इस प्रोसीडिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन के वो सारे फैसले जो फाइनलिटी अटेन कर गया है और उनको किसी और अदालत में चैलेंज नहीं किया गया, उन सबको खोलेंगे। खैर, उनके सवाल के बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने कहा कि पीटीआई के कैंडिडेट्स ने, पीटीआई के हर कैंडिडेट ने अलग अलग हैसियत में बैट के सिंबल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। उनका सवाल फिर से वही था। और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा कहा कि अगर पीटीआई वाले ये करते तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले की डायरेक्ट वायलेशन होती, और वो ऐसे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो करार दे दिया था कि अगर एक पार्टी ने अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए तो वो इंतखाबी निशान की अहल नहीं है। तो अगर वो इलेक्शन कमीशन में उनके सारे कैंडिडेट्स जाके कहते कि हमें बल्ले का ही इंतखाबी निशान दो, तो इलेक्शन कमीशन यही कहता कि जो आपसे हक ऑलरेडी इस वजह से आपको नहीं मिला कि आपने इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, वो हम आपको कैसे दे दें। खैर, जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स के बाद जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने आज बड़े अहम और पर्टिनेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज का, जब उसके लिए पीटीआई वाले अप्लाई करने के लिए गए तो फिर उनके साथ क्या सलूक हुआ था। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या किसी जमात का सिंबल, एक जमात है जैसे बैट का सिंबल है, वो किसी दूसरी जमात को या किसी आज़ाद कैंडिडेट को दिया जा सकता है। जाहिर है जवाब नफ़ी में है। जजेस के हर सवाल का मतलब ये नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए, उसका मतलब ये होता है कि वो जो एक दूसरे के रिमार्क्स देने हैं उसको वो काउंटर कर रहे होते हैं। खैर, उसके बाद जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा कि क्या बैट का सिंबल, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 13 जनवरी का, तो उसके बाद बैट का सिंबल इनफील्ड था, वो लिया जा सकता था, तो जवाब मिला नहीं। अगर आपको याद हो तो इंतखाबात के दिनों में पीटीआई के बहुत से लोगों ने कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहने की कि हमें बल्ले का निशान दे दो, बल्लेबाज का निशान दे दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कोई भी निशान नहीं दिया था और उसके साथ ही इंतखाबी निशान अलॉट होने का वक्त ख़त्म हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था कि हमारे बैलेट पेपर बहुत महंगे छपते हैं, वो छप गए हैं, अब हम उनमें रद्दोबदल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी जब बैलेट पेपर्स के एक दो दफ़ा जो कैंडिडेट्स के केसेस आए थे उसमें यही इलेक्शन कमीशन की प्ली थी कि हमारे बैलेट पेपर्स छप गए। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने एक मरतबा फिर, यानी चौथी मरतबा, अपने जो फैसला था 13 जनवरी का उसके दिफा में ये कहा कि क्या हमारी जजमेंट में ये लिखा था कि आज़ाद हैसियत में चले गए सारे पीटीआई के कैंडिडेट्स। तो उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने जवाब में रिमार्क्स देने की कोशिश की कि आपकी जजमेंट डायरेक्टली ये नहीं कह रही थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सामने जो वकील खड़े हैं उनको जवाब देने दें, और मेरा सवाल ये है कि क्या मेरी जजमेंट ये कह रही थी कि पीटीआई के तमाम लोग आज़ाद तस्वुर होंगे मेरे फैसले के बाद। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा कहा, आपको पता है ये बार बार चला है आज कि चौथी मरतबा जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं कि आपके जो फैसला था उसके कंटेम्प्ट में काउंट होता अगर इलेक्शन कमीशन उनको एक सिंबल दे देता तमाम पीटीआई के लोगों को। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने कहा
کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کرا دو، جب نہیں کرائے جماعت نے، ہم نے اس وقت بھی وقت دیا تھا کہ آپ کرا دو، تو پھر کیسے ملتا ان کو سمبل؟ یہاں پر جسٹس محمد علی مظہر بھی آئے دفاع میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی بلے کے سمبل کا کیس نہیں تھا، بلکہ وہ انٹر پارٹی الیکشنز کا کیس تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم بار بار ججمنٹ کے اثرات کی بات کرتے ہیں، کسی نے بھی زحمت نہیں کی، جیسے چیف جسٹس بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ججمنٹ نہیں پڑھتا، خام خواہ آ جاتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ججمنٹ کسی نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے۔ تو یہاں پر جسٹس منیب اختر نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ آرڈر پڑھا ہے جو سپریم کورٹ کا تھا، اور اس آرڈر کے مطابق جو الیکشن جو بیٹ کا سمبل تھا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے آف دا بک کر دیا، یعنی ہٹا دیا، کسی کو نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کی اس لاجک سے ڈیویٹ کرے کہ یا اس سے اعتراض برتے کہ نہیں وہ تو بیٹ سمبل چھیننے کا آرڈر نہیں تھا، تو پھر وہ پوری کی پوری ججمنٹ کو ہی ڈینائی کر رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس کے فوراً بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے لاجکس کے اوپر حلف نہیں اٹھایا ہوا، بلکہ حلف آئین کی زبان پر ہے، اور آئین اور قانون کے اندر جو زبان درج ہے ہم اسی پہ رہیں گے۔ انہوں نے جسٹس منیب اختر کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ججمنٹ کی لاجک یہ ہے، تو چیف جسٹس نے ان کو انکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لاجکس پر نہیں چلنا۔ خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا پتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ بیٹ کا سمبل ایکسکلوڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ جو فیصل صدیقی ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپلائی کیا تھا سمبل کے لیے، ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن سے کہنے کی کوشش کی تھی، تو یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کلیئر پچھلی سماعت پر بھی بات کی تھی، آج بھی کر دی کہ آپ ہم کا لفظ استعمال نہ کریں، ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا پتا کل کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس آ کے کہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل نہیں ہیں، ہم تو پی ٹی آئی ہیں۔ تو یہاں پر یعنی عدالت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس محمد علی مظہر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی، آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ دو ججز جن کے بارے میں ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ شاید ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی فل کورٹ بن گیا، خوش آئند بات ہے، لیکن وہ بار بار اپنی اس ججمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے سامنے ابھی اس کا ریویو بھی لگنا ہے۔ خیر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہمیں یہ سمبل چاہیے، لیکن ان کو یہ سمبل نہیں دیا گیا، تو ان کو بتایا گیا کہ ایسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیا پی ٹی آئی والوں کو کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ بلے کے نشان کے لیے لڑتے، یعنی چیف جسٹس پوری ہیئرنگ میں بار بار اس ایک پوائنٹ کو انڈورس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے ججمنٹ سے تو یہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی والے آزاد تصور ہو جائے، ہمارے ججمنٹ میں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا۔ اور اس کے بعد فیصل صدیقی نے یہ کہا کہ سر بہتر ہوتا کہ جیسے کسٹم ایکٹس کے فیصلوں میں ہوتا ہے نا، آپ ایک ایکسپلینیٹری نوٹ لکھ دیتے ہیں، ویسے ہی ایک وضاحتی نوٹ آپ لکھ دیتے ججمنٹ کے اینڈ پہ کہ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا، تو سب کو سمجھ میں آ جاتا۔ تو چیف جسٹس کہتے ہیں سارے مسئلے حل ہو جاتے اگر وہ جماعت جس کے کہ آپ وکیل فیصل صاحب نہیں ہیں یعنی پی ٹی آئی، اگر وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا لیتی۔ اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے دوبارہ کہا کہ اصل سٹیک ہولڈر ووٹرز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ تو یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اطہر من اللہ کی بات کاٹ کر یہ کہا کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس کو براہ راست یہ کہا کہ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی مسلسل یہ کمپلین کری تھی کہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا یکساں موقع نہیں دیا جا رہا، اور ایسے ہی بہت سی سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی کرتی رہیں، اور ہمارا بطور محافظ آئین کے محافظ یہ فرض بنتا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب اپنی اپنی فنڈامنٹل ڈیوٹیز جو ہیں وہ پوری کر لیتے تو یہ سچویشن نہ ہوتی۔ خیر جسٹس نے جو وہ مثال دے رہے تھے کہ کیسکیڈنگ ایفیکٹس ہے، کیسکیڈنگ ایفیکٹ آف ایررز ہے الیکشن کمیشن کا، انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کی غلطیوں کو درست کر لیتی تو یہ سچویشن نہ ہوتی، لیکن بلے کے انتخابی نشان والے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر سپریم کورٹ نے ربر سٹیمپ کی، یعنی ان کو مہر ثبت کی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بات پر برہم ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس معاملے کی جڑ میں جانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا تنازع شروع کہاں سے ہوا۔ ایک سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی جماعت نے اپنی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے جو کہ ایک سیاسی جماعت کی جمہوریت کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جب سیاسی جماعتیں اپنے انتخابات نہیں کرائیں گی، اپنے اندر شفافیت نہیں لائیں گی تو جمہوریت کہاں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورے جو ایک چیز کی بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دیکھیں جب بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد کی رات جب عدالت 12 بجے کھلی تو ہمارے اوپر
पर तनकीद हुई, लेकिन अदालतों को खुलना चाहिए क्योंकि हम मुहाफिज हैं, हमें रात को 2 बजे तक भी बैठना चाहिए अगर हम आइनी जो तमाम तर चीज़ें उनकी हिफाजत पर मामूर हो। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये कहा कि क्योंकि अभी इस केस का जो कि बैट सिंबल का फैसला है उसके खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त पेंडिंग है, तो बेहतर है कि कुछ उसके लिए भी छोड़ा जाए। फिर मामला आ गया 63A पर। पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता है जस्टिस जमाल मंदोखिल ने जिक्र कर दिया कि अगर पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो उस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट्स थे इलेक्शन के टाइम पे और उन्होंने बाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, तो आर्टिकल 63A का इतलाक भी होगा, जिसके तहत है कि अगर कोई पार्टी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मंशा के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट जाता है, कोई रुकन पार्लियामेंट जाता है, तो फिर वो नाअहल हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपनी जजमेंट की क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, तो उनको बताया गया, रोका गया वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से दोबारा, और उन्होंने कहा कि ऐसे अगर चलता रहा तो जजेस बार बार अपने जो फैसले हैं उनके ऊपर तनकीद होती रहेगी, उनकी क्लैरिफिकेशन आती रहेंगी, तो आगे चले। खैर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके ये कहा कि आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि 2 सवाल आते हैं हमारे सामने बेसिकली। एक ये कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, और दूसरा क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हक के तहत उनको वो मखसूस नशिस्तें मिलने चाहिए या नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने आखिर में सम अप किया इस पूरी सिचुएशन को, और उन्होंने ये कहा कि जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें या माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें हैं, ये जो पूरी इसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि ख़वातीन का जो पार्लियामेंट है उसमें नुमाइंदगी का हक उनको दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो नुमाइंदगी का हक उनको मिलना है, ज़ाहिर है कि वो सियासी जमातों की बुनियाद पर मिलना है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने डिफ़ाइन करना है या इलेक्शन कमीशन ने एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरीके से इनकी परसेंटेज निकालती है कि किस पार्टी को कितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। तो आज की पूरी समात के अंदर एक तो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर मुख्तलिफ मौक़ों पर हमें क्लैरिफिकेशन देते नज़र आए। उसके अलावा बाकी जो सारे जजेस हैं, ख़ासतौर पर तकरीबन 7 जजेस बनते हैं जिन्होंने इस जो फ़ैसला था बल्ले के इंतखाबी निशान वाला, उस पर तनकीद करते हुए या ये एक तरह से कह दिया कि उसके इफ़ेक्ट में ये सब कुछ हो रहा है। उन 7 जजेस में अगर नाम ले लूँ तो जस्टिस मंसूर अली शाह बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में, हमने पिछली समात पर देखा, वो लार्जर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसको बतौर सियासी जमात इलेक्शंस में जाना चाहिए था, और अगर वो बतौर सियासी जमात थे तो ये जो तमाम तर मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको मिल सकती हैं। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला क्लियर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो 7 जजेस हैं जो पीटीआई के रिजर्व सीट्स की हद तक कम अज़ कम उनके हक को एक्सेप्ट करें। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा आखिर में ये भी कह गया एक मरतबा कि अगर पीटीआई ज्वाइन ना करती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बेहतर होता, उनको तो चाहिए था कि वो अपनी जमात के लिए कंटेस्ट करते। तो यहाँ पर लगता ये भी है कि अगर पीटीआई आज़ाद हैसियत में होती और किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन ना करती और फिर वो सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आती, तो शायद फिर पीटीआई को ये कहा जाता कि क्योंकि आपने कोई जमात नहीं ज्वाइन की और इलेक्शन कमीशन ने तो आपको ऑप्शन दिया था, तो इस वजह से आप किसी भी तरह मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं हैं। खैर, इस केस को अब 24 जनवरी 2024 तक मुलतवी किया गया है और ये कहा गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी समेत तमाम वकला को कि हम 2 दिन में यानी 24 और 25 को इस केस को ख़त्म करेंगे। और अब लगता यही है बेंच की तनासुब को देखते हुए कि कम अज़ कम 7 जजेस तो इस मामले पर कन्विंस्ड हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये बाकी सियासी जमातों को नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला है आइन में वो तय है। और उसके अलावा जो दीगर जजेस हैं अभी उनको सवालात से